हाय लम्बा स्टडीमर्स, आज तारीख की 17 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे कि कार्टून में किस पर बात की जा रही है। ये है बेसिकली, ये राजनीति के चाणक्य बोले जाते हैं। ये है अमित शाह और ये है राइट नाउ इस समय मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, और ये हैं पीएम मोदी जी। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में बनती बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, बट इन दोनों के बीच के रिलेशन का जो ब्रिज का वर्क करते हैं वो है अमित शाह करते हैं, राइट। तो इस समय राइट नाउ हुआ क्या कि नीतीश कुमार जी के ऊपर क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ क्या है कि प्रॉब्लम्स की वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और लाइक हो गया पीएम मोदी के साथ क्या इशू है कि माइग्रेंट वर्कर हो गए और कुछ कोविड-19 के नंबर ऑफ केसेस हो गए। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि ये इन ट्रबल में है, इनकी आलोचना इन केसेस पर की जाती है। और यहाँ पर भी है क्या कि करप्शन वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो मेन डिस्प्यूट दोनों तरफ से है, दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन इन दोनों को शांत करने की, इन दोनों को एक ही धागे में बांधने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमित शाह की है। इस वाले पिक्चर में यही दिखाया जा रहा कि दोनों तो एक दूसरे अलग अलग छोर पे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहे हैं वो अमित शाह कर रहे हुए हैं, राइट। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। ये वाला आर्टिकल एक फिलोसफर के द्वारा लिखा गया है, तो कभी फिलोसफर कभी भी सीधी बात करता नहीं है, मेक द थिंग क्लियर। तो अब इसमें राइटर कहते क्या हैं कि दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये अपने पोजीशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा किसी चीज़ के प्रति जो लगाव होता है वो, और एक होता है कि हमारा उसके प्रति जो पूर्वानुमान होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में पहले से ही जो नॉलेज गेन करके रखे रहते हैं, फिर उसके बेसिस पर हम उस पर क्या करते हैं कि हम डिसीजन लिया करते हैं, राइट। तो अब राइटर कहते क्या हैं कि अगर हम पूरी ईरा की बात करें कि जब ये 1990 की बात थी और अभी, और जो अभी का जो सिनेरियो है क्या कि आज हम क्या करते हैं कि अपने नॉलेज को हम शेयर करने की कोशिश करते हैं कि आज मैंने अगर कुछ अच्छा बनाया तो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम शेयर करते हैं और लोगों के लिए मीन कि ताकि लोग जाने कि मैंने क्या बनाया, राइट। तो अगर हम इस वाली जनरेशन को देखें कि 1990 के दौर में क्या था कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो हमारा जो पोसेशन है कि हम कोई चीज़ से के प्रति कितना ज़्यादा हमारा इंथुसियाज़म है, कितना ज़्यादा लगाव है किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रति, कह रहे वो इन चीज़ों से हमें साफ साफ पता चलता है। मतलब सोसाइटी क्या हुई है कि सोसाइटी इवॉल्व हुई है कि जो उसके डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, जो उसका जो पूर्वानुमान है, जो पहले से वो प्रिज्यूम करके चलते हैं किसी बात को, तो आज हमें सोशल साइट्स पर हमें वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी क्रिस्टल क्लियर देखने को हमें मिल जाती हैं, ठीक। तो मतलब यहाँ पर दो बातें कि आपके पास प्रीवियसली कोई नॉलेज है या उसका पूर्वानुमान है, तो उसके बेसिस पर आप क्या करते हो कि आप कोई डिसीजन लेते हो, ठीक। अब राइटर इन्हीं दोनों चीज़ों को ऐड करते हुए कहते हैं कि अब देखिए, अब सोशल साइट्स पर हम अपनी कुकिंग को, हम अपने किसी ड्रेस को या अपने किसी भी फेवरेट चीज़ को बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट करते समय हम क्या करते हैं कि हम एक इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर रहे होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम एक इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर रहे होते हैं। तो राइटर के अकॉर्डिंग ये जो हमारे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, कह रही ये टेक्नोलॉजी के पूर्वानुमान से आती है कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कि हमें कितना उसका फेम मिल रहा है। तो कह रही ये टेक्नोलॉजी का ये इंथुसियाज्म है, उसका जो पोजीशन है, कह रही ये हमें दिखाता है कि हमें किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए। तो वेरी सिमिलर यहाँ राइटर कहते हैं कि अभी राइट नाउ क्या है कि पेंडेमिक के टाइम पीरियड है, पेंडेमिक है, और पेंडेमिक में सारी दुनिया को पता है ये बात कि कोविड-19 जो सारस है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इससे पहले की बीमारी हो चुकी है, इससे पहले ऐसी बीमारी आ चुकी है, ये उसी का बदला हुआ रूप है कि लोगों के पास क्या है कि इसका पूर्वानुमान होने के बावजूद स्टिल उन्होंने इसके प्रिवेंशन के लिए कोई उपाय किए नहीं हैं। कि जो साइंटिस्ट थे हमारे, कह रहे उनको ये पता होते हुए भी कि ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसी भी चीज़ का, तो कह रहे उन्होंने इसके लिए बेसिकली कोई प्रयास किया नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको इसमें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं था। मतलब कोविड-19 को प्रिवेंट करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इसकी वजह से जो प्रीवियसली जो नोन नॉलेज था किसी वायरस के प्रति, कह रहे हैं उसके बेसिस पर हमने इसके प्रिवेंशन की कोशिश नहीं की। राइटर फर्स्ट थिंग तो ये क्लेम करते हैं। फिर वो सेकेंड थिंग बताते हैं कि अभी जो हमने डिसीजन लिया है अपना पूर्वानुमान से लेकर के
प्रीवियस नॉलेज से लेकर के, प्रीवियस रिसर्च से लेकर के अभी राइट नाउ हमने जितने भी डिसीजन लिए हैं उससे एक बात तो तय है कि जो हमारे हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैपेबल इनफ नहीं है इस पैंडेमिक से डील करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो पब्लिक हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कह रहे हैं कि ये उतना स्ट्रेंथन नहीं है जितना स्ट्रेंथन इसे होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हम उन दोनों को कंबाइन करके अगर हम डिसीजन लेते तो शायद इसका सिनारियो कुछ और हो सकता था। और हमें करना क्या चाहिए कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। चूँकि ऑन द बेसिस ऑफ द फिलॉसफी ये घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, बट ये कहना सिर्फ इतनी सी बात चाह रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी राइट नाउ का, कह रहे वो इतना सफिशिएंट नहीं है। ये बात हमें पता चल चुका है, हमें उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी उसमें इन्हें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग है। देखिए, जब कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था, कि मीन जब भारत गुलाम था, तो उस वक्त था क्या कि अंग्रेज यहाँ पर शासन किया करते थे। तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम, मैकॉले ने जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया था, बेसिकली कि वो वेस्टर्नाइजेशन था। कि मीन कोई पर्सन है अगर वो एजुकेटेड होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो ब्रिटिश के जो क्राउन है, कह रहे उनको वो रेस्पेक्ट देगा। ठीक, तो उसी के बेसिस पर पूरा एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था कि आप किस प्रकार से ग्रेजुएट हो गए, बिना ग्रेजुएशन के आप ये वाला काम नहीं कर सकते हो ना, आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए तब आप ये वाला काम कर सकते हो। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो कन्वेंशन जो सोसाइटी हुआ करती थी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज लोग कोई काम किया करते थे। कि अगर किसी के पास कोई चिकित्सा का अगर नॉलेज होता था, किसी बीमारी को अगर कोई क्योर कर सकता था तो वो उसे क्योर करता था, मीन उसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इन्होंने चीज़ों को सर्टिफाई करना शुरू किया कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तब आप ये वाला काम कर सकते हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक ह्यूमन के पोटेंशियल को बांधने का काम किया था ये कॉलोनियल टाइम पीरियड का एजुकेशन सिस्टम। अब आज़ादी के बाद से हुआ क्या कि जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, कह रहे चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन हाँ बस केवल कंटेंट बदल गया, पैटर्न वही रहा। मीन पहले क्या था कि हम ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में, मीन वेस्टर्न यूरोप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे। अभी क्या हुआ कि अभी हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पूरा प्रोसीजर, पूरा पैटर्न वही रहा जो अंग्रेज बना करके गए थे। उन्होंने चीज़ों को सर्टिफाइड करना शुरू किया था कि अगर आपको मीन किसी का इलाज करना है, किसी का ट्रीटमेंट करना है तो आपका डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेदर आपके पास अच्छा नॉलेज है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से वेरियस प्रोफेशन के लिए क्या हुआ कि चीज़ों को सर्टिफाई करना इन्होंने स्टार्ट किया। कुछ सिनारियो में चेंजेस तब आए 2005 के बाद से, जब आपके पास 3 साल से नहीं केवल 4 साल 5 साल, तो इस प्रकार का क्या हुआ कि ग्रेजुएशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ। सेमेस्टर वाइज पूरी चीज़ें स्टार्ट हुई। पहले क्या था कि वार्षिक एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन 2005 के बाद से होता क्या है कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। कह रहे कि इस प्रकार के जो डिसीजन लिए गए हैं ना, एक टाइम पीरियड के बाद की गवर्नमेंट जैसे से बदलती गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ का जो खाका है, कह रहे वो बदलता गया। मतलब एक यूनिवर्सिटीज़ का जो अपना खुद की जो ऑटोनॉमी होती है, कह रहे वो एक तरह से छीन सी गई है। मतलब मेजर डिसीजन लेता कौन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिया करती है। ठीक है, जबकि कंकरेंट लिस्ट में ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेट वाइज अगर हम चीज़ों को डिमार्केट कर पाते, जो कि यूनिवर्सिटीज़ अपने अकॉर्डिंग, अपनी ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग वो वेरियस कोर्सेज को रन करवा सकते, उसके ड्यूरेशन को डिसाइड कर सकते, उसके पैटर्न को डिसाइड कर सकते, तो शायद हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते थे कि अपने स्टूडेंट को उस प्रकार से स्किल, उस प्रकार की ट्रेनिंग हम दे सकते थे जो कि हमारी इंडस्ट्री को चाहिए, ना कि हम वो घिसा पेटा वही पैटर्न कि ये सिलेबस है, ये आपको तैयार करना है और इस प्रकार से फंक्शन करना है। राइट, तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में राइटर
इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो सिलेबस को वो खुद डिसाइड करें, ना कि इस प्रकार के यूजीसी एक गाइडलाइन इशू कर देगा कि आपको परीक्षा करवाना है कि नहीं करवाना है, सेशन कब से शुरू करना है, सबसे कि कब से नहीं करना है। तो कह रहे कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को अगर आप ऑटोनॉमी दे देते हो तो वो इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि उन्हें एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाना है, सेशन चलाना है कि नहीं चलाना है, सेशन चलाना है तो कैसे चलाना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी यूजीसी ने क्या किया, एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू किया कि एग्ज़ाम आपको सितंबर तक करवा लेना है, तो मतलब सभी को एग्ज़ाम सितंबर में अभी करवा देना होगा, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। बेसिकली इसमें इन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमें चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री के पैटर्न पर हमें डेवलप करना चाहिए, ना कि जैसा ब्रिटिशर्स हमें की पूरा डेवलप करके गए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग द है कि जो हमारे वो होते हैं डिसेबल्स होते हैं ना, कि मीन कोई पर्सन हुआ उसे किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उसको जिस प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, कह रहे हैं उसी प्रकार के बेनिफिट एक SC/ST को भी मिलता है। हुआ क्या कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक प्रकार का एक डिसीजन दिया था कि एक कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको वही बेनिफिट, वही एडवांटेज या वही पूरा बेनिफिट दिया जाएगा जो एक SC/ST को मीन एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले पर्सनालिटी को दिया जाता है। क्योंकि हम मानते क्या है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ये सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर क्या है कि वो पिछड़े हुए हैं, और इस सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर पिछड़े हुए तो करें कि हर डिसेबल्ड पर्सन क्या है कि वो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर पिछड़ा हुआ होता है। अब इसमें एक और डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो ये है कि लिटरेसी रेट की अगर बात करें कि यूजुअली जो इन जनरल लिटरेसी रेट है SC/ST में और जो अनदर में कह रहे हैं उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर लिटरेसी रेट हमें डिसेबल पर्सनालिटीज में हमें देखने को मिल जाता है। अभी 2001 का डेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बोलते हैं कि 51% जो डिसेबल्स होते हैं कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो लिटरेट हैं, मीन वो एजुकेटेड हैं। ठीक, फिर इनअदर डेटा क्या है कि जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है, कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा है इन डिसेबल्ड पर्सनालिटीज़ में, लेकिन जो उनका एजुकेशन है, जो उनका नॉलेज बेस है, कह रहे हैं कि वो अनदर स्टूडेंट से कि जो SC/ST जो इतने बेनिफिट्स उठा रहे हैं कह रहे उनसे काफ़ी बेहतर है। ठीक, तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया गया था कि कुछ कोटा 5% या 10% दिया गया था दोनों को, एक डिसेबल पर्सन को और एक SC/ST वाले को। तो उसी के रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि दोनों को आपको इक्वली ट्रीट करना है, अलग अलग ट्रीट नहीं करना हुआ है, राइट। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। ये वाला भी आर्टिकल वही यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग ही है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने चाहिए, वेरी सिमिलर जिस प्रकार से इस वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो वो सारी बातें इसमें भी सेम बातें मेंशन की गई हैं, बस इसमें ये बताते हैं कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। कह रहे हैं ये हमें पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हमें इसे प्रिवेंट करना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें रोकना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हमारे पास 1 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स भी इन्होंने दे रखा हुआ है कि आउट ऑफ 500 या 550 के आसपास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कह रहे उनमें से तो 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो एग्जाम कंडक्ट करवा लिया है या फिर कंडक्ट करवाने के लिए गाइडलाइन को इशू कर दिया है। मतलब इस पैंडेमिक के पूरे ड्यूरेशन में होगा क्या कि एक बच्चा है वो अपनी फैमिली से बाहर आएगा, पेन और पेपर के बेसिस पर एग्ज़ाम लिखेगा। हो सकता है कि अगर वो कोरोना वायरस से अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है पब्लिक गैदरिंग से, तो वो अपने घर पर जाएगा कि जो लेस मतलब कि जिनका जो इम्यूनिटी लेवल काफ़ी वीक है, जो ओल्ड वन होंगे घर में, कह रहे वो उनको इन्फेक्ट करेगा, उनको मौत का खतरा ज़्यादा हो सकता है। मतलब जहाँ पर 1 मिलियन की पॉपुलेशन कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, कह रहे ऐसे केसेस में एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला जाता है। तो बेसिकली जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। ये वाला आर्टिकल कि कांग्रेस को कौन लीड करेगा उसके रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है, तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस वाले में अगेन वही उसी के रिगार्डिंग की हेजाफोबिया को क्या कर रहे हैं कि जो टर्की से टर्की में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से बदल रहा है। अब टर्की के जो प्रेसिडेंट थे कि जो लीडर थे उनका एक कोड था, वो बोलते थे कि जो इस्तांबुल पर राज करेगा वही टर्की पर भी राज करेगा। लेकिन हुआ क्या कि इस्तांबुल में लोकल लेवल पर चुनाव होता है और वो चुनाव हार जाते हैं। ठीक, तो अर्दगान क्या चाहते हैं उसमें कि बेसिकली इस प्रकार क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक। तो इसकी वजह से उन्होंने एक म्यूजियम को एक मॉस्क मॉस्क्यू में तब्दील करने की कोशिश की है। बेसिकली एक कम्युनिटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बात किया जाता है। तो जितने भी द हिंदू के रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।